चलिए, अस्सलाम वालेकुम। तो आज तकरीबन कंसोलिडेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड हमने स्टार्ट किया हुआ था, वो आज बैलेंस शीट के हिसाब से हम मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, कंसोलिडेशन आज बैलेंस शीट की साइड से कंप्लीट हो जाएगी। मतलब बैलेंस शीट का अगर सवाल आया कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनाने को, उसने आपको कहा, तो इससे ज़्यादा जो मैंने चीज़ें बता दी, इससे ज़्यादा चीज़ें वो नहीं पूछ सकता। ठीक है, ठीक है सर। तो बाकी कुछ चीज़ें हैं वो हम पीएनएल में देख लेंगे, कुछ एसोसिएट में और कुछ डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी में देख लेंगे। तो इसके बाद हमारे 3 एरिया रह जाएंगे कंसोलिडेशन में। पहला एरिया होगा कंसोलिडेटेड पीएनएल, जो कि 1 दिन लगेगा मैक्सिमम उसको। उसके अलावा हमारा एसोसिएट रह जाएगा। ठीक है, एसोसिएट और डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी ये दोनों 1 दिन में हो जाएंगे। ठीक है। तो ये 3 एरिया रह जाएंगे। तो जो मेजर एरिया था जहाँ से वो पूछता भी है चीज़ें, तो वो थी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जिसने बनाने सीख ली ना, उसके लिए पीएनएल बनाना और अगली चीज़ें बनाना बहुत आसान है। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे ना, वो तो मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट रेयर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये थोड़ा मैं एडवांस में आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका नाम है जी, हमारे जो हमने सब्सिडरी एक्वायर की है ना, उसके इंटेंजिबल्स। क्योंकि इंटेंजिबल आपके सिलेबस में तो हो सकता है कि वो इसमें से थोड़ा बहुत टेस्ट कर ले। देखो, इंटेंजिबल हम क्या कहते थे, इंटेंजिबल एक ऐसा एसेट होता है हमारा जो नॉन मॉनेटरी हो, जो जिसकी फिजिकल सब्सटेंस ना हो। ठीक है, जी। ठीक है, 3 शर्तें होती थी ना हमारी इंटेंजिबल की। इंटेंजिबल आईएएस 38 के अंदर हमने पढ़ा था, तो जिसको हम देख नहीं सकते। सर फिर हमने पढ़ा था कि 5 चीजें ऐसी हैं जो आप अगर इंटरनली जनरेट करो तो आप उसको इंटेंजिबल के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सब्सिडरी की किताबों में गुडविल जो है वो सेपरेट बुक्स के अंदर, सब्सिडरी जब अपनी सेपरेट बुक्स बना रही होगी, तो कभी भी आपको गुडविल आईएएस 38 के अकॉर्डिंगली नजर नहीं आएगी कहीं। सब्सिडरी की जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कभी भी गुडविल नजर नहीं आ रही होगी, ऐसे ही है। जी सर। अभी तक हम ये देखते हैं। लेकिन जब सब्सिडरी पेरेंट के साथ कंसोलिडेटेड बुक्स बनाएगी, तो कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर जो नॉन करंट एसेट में हमें क्या नजर आ रहा होगा, गुडविल। तो ये जो है ना, जो इंटेंजिबल है, ये सेपरेटली, क्योंकि उसने इंटरनली जनरेट किया था, इस वजह से ये क्या किताबों में नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब पेरेंट की बुक्स में तो इसलिए नजर आएगा क्योंकि पेरेंट ने तो सब्सिडरी एक्वायर की है ना, तो उसके लिए जी। ये गुडविल एक्वायर्ड होगी। हमने पढ़ा था कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल को तो हम नहीं दिखाते किताबों को। हाँ, अगर आपने गुडविल खरीदी है तो आपको पता होगा कि कितने की खरीदी है। इंटरनली जो जनरेट की है, आपको क्या पता गुडविल आपने अपने ब्रांड नेम की वजह से कितना पैसा लगाया, अपना नाम बनाने में कितना पैसा लगाया आपका। गुडविल यही होता है ना, नाम। जी। तो बस आपने ना इसमें रूल्स याद रखने हैं। ये सब्सिडरी के जो इंटेंजिबल है ना, ऑन बुक्स। ऑन बुक्स का मतलब होता है जो सब्सिडरी की किताबों में आ रहे हैं, सब्सिडरी की किताबों में नजर आ रहे हैं। अगर उनकी सेपरेट फेयर वैल्यू अवेलेबल है, ये आपने अपने पास लिख लेना रूल ना। अगर उनकी सेपरेट फेयर वैल्यू अवेलेबल है, तो क्या करना है, टेक इट टू फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट। 1 मिनट रुकिएगा। ओके सर।
अच्छा जी, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि सर कैसे, ये जैसे हमने पुराना केस पढ़ा हुआ है, कोई भी पुराना केस, हम कहते थे कि कोई भी एक एसेट है जो किताबों में नजर आ रहा है। अब वो एसेट कौन सा है? आज इंटेंजिबल है जी, एक सॉफ्टवेयर है जो सब्सिडरी की बुक्स में नजर आ रहा है। सॉफ्टवेयर तो उन 5 चीजों में नहीं आता ना, जो शो नहीं कर सकती कंसोल, वो क्या नाम लेते हैं, सब्सिडरी अपनी बुक्स में नहीं आता। नहीं आता। उसमें गुडविल आ जाती है, पब्लिशिंग टाइटल आ जाता है, ब्रांड मास्टर्ड, कस्टमर लिस्ट आ जाती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर नहीं आता। तो सॉफ्टवेयर एक क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, और एक ही इंटेंजिबल एसेट सब्सिडरी की किताबों में ऑन बुक्स नजर आ रहा है। तो हम्म। अगर तो इसकी सेपरेट फेयर वैल्यू अवेलेबल है, तो हम यही करते थे कि सर अगर सॉफ्टवेयर एक्विजिशन डेट के ऊपर बुक वैल्यू पे पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते थे, इसको उठा के ले जाते थे फेयर वैल्यू पे एक्विजिशन डेट पे, और रिपोर्टिंग डेट पे क्या करते थे, इसको बुक वैल्यू। ओके सर। डेप्रिशिएटेड फेयर जी। वैल्यू, डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू पे ले जाते थे, ऐसे ही है। जी सर। ठीक है, तो इसमें भी हमने ये करना है कि टेक इट टू फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट, और डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू पे ले जाओ इसको रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। जैसे कल हमने चीजें पढ़ी थी ना, हम्म। कि प्लांट को लेके जाना है आपने, जी। एक सेकंड रुकिएगा। तो हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास एक प्लांट हो, हमारे पास कोई लैंड दिया हो, कोई स्टॉक दिया हो, तो ये जितनी भी चीजें हम पढ़े थे ये टेंजिबल एसेट्स थे सारे। तो ऐसा भी तो हो सकता है सर हमारा कोई इंटेंजिबल एसेट हो, ठीक है, और वो बुक वैल्यू के ऊपर पड़ा हो, तो हम उसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, फेयर वैल्यू पे। तो ये हम इंटेंजिबल्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, कि उनके साथ क्या करना है सर, जो टेंजिबल के साथ ट्रीटमेंट थी वही है, लेकिन जो अगर कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिनके साथ ये ट्रीटमेंट नहीं होगी। वो कौन सी है? मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। चलें जी, उसके बाद अगर हमारे पास जो सब्सिडरी की किताबों में ऑन बुक सब्सिडरी की किताबों में कोई आ रहा है इंटेंजिबल एसेट, हो सकता है कोई इंटेंजिबल एसेट आ रहा हो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ रहा हो जिसकी सेपरेट फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो। और जब मार्केट में हम जाके देखें, हमने पढ़ा था ना इंटेंजिबल के केस के अंदर, हम्म। सेपरेट फेयर वैल्यू एक्टिव मार्केट उनकी अवेलेबल नहीं होती। हम कहेंगे सेपरेट, वो नॉट ट्रेडेबल, ट्रेड नहीं हो सकते वो, यानी उनकी एक्टिव मार्केट नहीं है, उनकी फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती। तो हम जिनकी फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती ना, हमने उनको जी। एलिमिनेट कर देना है किताबों में से। मतलब। एक्विजिशन डेट के ऊपर भी निकाल दो, ठीक है। और रिपोर्टिंग डेट में से भी उन इंटेंजिबल को निकाल देना आपने। ओके आपको सर। वो कहे, जी आपको वो कहे कि सब्सिडी की किताबों में एक इंटेंजिबल एसेट नजर आ रहा है, हम्म। सब्सिडी की किताबों में एक इंटेंजिबल एसेट नजर आ रहा है जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो लिख के देगा, लेकिन इसकी सेपरेटली जो फेयर वैल्यू है ना वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, ठीक है, सेपरेटली फेयर वैल्यू उसकी आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। तो जब उसकी सेपरेटली फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, तो उसकी ट्रीटमेंट ये है कि हम उसका एलिमिनेट कर देंगे एक्विजिशन डेट के ऊपर भी और रिपोर्टिंग डेट के ऊपर भी। तो इसकी बहस में नहीं जाना, रूल्स याद रख लेने सिर्फ। ओके सर। अब सब्सिडरी के बुक्स में कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ इंटेंजिबल ऐसे होंगे जो नजर नहीं आ रहे होंगे ऑफ बुक्स,
ऐसी है ना कुछ जी। इंटेंजिबल्स ऐसे हैं जो सब्सिडरी को रोक दिया गया कि वो रिकॉर्ड नहीं कर सकती अपनी किताबों में, लेकिन वो इंटेंजिबल्स तो होते हैं। हम्म। अब इसमें भी दो केस है। इसके ऊपर मैं एक सवाल करवा दूंगा आपको, वो एक सवाल बहुत होगा, उसमें ना आपको सारे सिनेरियो समझ आ जाएंगे, चारों के चारों। बस आपने इसमें क्या करना है, सिंपली जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसका रूल याद रख लेना। अगर उसकी सेपरेट फेयर वैल्यू और लाइफ जो है ना वो डिटर्मिनेबल हो, तो उसको आपने क्या करना है, सेपरेट रिकॉर्ड करना है कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर, और अमोर्टाइज भी करना है आप। ठीक है। ठीक है, बस ये एज इट इज रूल आएंगे कि एक ऑफ बुक्स इंटेंजिबल है जो किताबों में नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी सेपरेट लाइफ और ये फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल हो सकती है, तो आप कंसोलिडेशन बुक में उसको ऐड कर देना और अमोर्टाइज कर देना, बस सिंपल सी बात। ठीक है। नहीं। और ऐसा ऑफ बुक इंटेंजिबल जिसकी सेपरेट जो फेयर वैल्यू है ना हम्म। और लाइफ जो है वो डिटर्मिनेबल नहीं है। जैसे कि गुडविल, गुडविल एक इंटेंजिबल है ना सब्सिडरी का, और वो है भी ऑफ बुक्स, मतलब किताबों में नजर नहीं आता। हमें ये भी नहीं पता कि सेपरेटली कितने की है गुडविल। आज जो जे डॉट ने अपना नाम बनाया है वो नाम बनाने के लिए कितना पैसा खर्च किया है, तो जे डॉट की किताबों में ऑफ बुक्स को कभी नजर भी नहीं आ रहा होता। तो जो वो गुडविल है उसको हम क्या करते हैं, ऐसा कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो जिसकी फेयर वैल्यू ना पता चलते हो, जिसकी लाइफ भी ना पता चलती हो, और वो किताबों में शो भी ना हो रहा हो, आपने उसको कहना कि भाई वो एक इंटेंजिबल एसेट तो है ना सब्सिडरी का, जी। तो वो आपने उसको गुडविल के तौर पे ट्रीट करना। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? गुडविल में होगी या फिर आपने नेट? समझना, वो समझना है कि वो गुडविल है। ठीक है। गुडविल में ऐड कर देना स्टेप 2 में। हाँ, ठीक है। ये ना मैं समझ लो आपको एडवांस ही चीजें बता रहा हूँ, इसमें से बहुत रेयर चांस है कि वो आपसे टेस्ट करे, लेकिन हमें चीजों को पता तो हो, हम्म। एमसीक्यू में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने ना याद रखना कि बिजनेस ना आपके दो तरह के होते हैं। हम्म। एक इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होते हैं। इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस किसको कहते हैं, विच हैव शेयर्स, जिनके शेयर्स होते हैं, जो मार्केट में जिनके शेयर्स बिक रहे होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, अन इनकॉर्पोरेटेड, जैसे हमारे सोल ट्रेडर होते हैं, हम्म। पार्टनरशिप होती है। ये पब्लिक कंपनीज नहीं होती ना, इनके लिस्ट लिस्ट नहीं हुए होते शेयर्स। हम्म। या अगर आप यहाँ लिख दो विच डू नॉट हैव शेयर्स, इसको लिख लेना, ठीक है, रेप्लिका इसका यहाँ पे। ओके। अगर हमने कोई इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस को एक्वायर किया है ना, तो हम अपनी सेपरेट बुक्स के अंदर ना ये एंट्री करते हैं, याद होगा आपको। हम क्या करते हैं कि हमने पूरे का पूरा बिजनेस खरीद लिया, यानी बिजनेस के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो हम अपने पास इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम कंसोलिडेटेड बुक्स में क्या करते होते थे, ये भी आपको पता है कि हम कहते थे हमने उसके नेट एसेट्स खरीदे हैं और गुडविल के लिए हमने इतने पैसे दिए हैं, और हमारे पास से क्या चला गया, कैश। लेकिन अगर आप अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस खरीद लो, तो आप कहोगे कि भाई अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में सिंपल हमने इसके नेट एसेट्स इतने का खरीदे, इसकी गुडविल हमने इतने की खरीदी है अपने पास, और हमारे पास से क्या चला गया, कैश। कैश। यहाँ पे ना इंडिविजुअल बुक्स के अंदर गुडविल आ रही है, हम्म। और वहां पे कंसोलिडेटेड बुक्स में आ रही है। ठीक ठीक है, है। जी।
जरा इसको नोट करो यहाँ पे, फिर मैं इसकी जो बात रह गई है वो कंप्लीट करके आगे चलते हैं। ओके सर। सर ऊपर करिएगा, ऊपर वाले पॉइंट्स थे। हो गया सर। नीचे वाले कर लिए? जी सर। नीचे वाले भी कर लिए? जी सर। अच्छा, अब ये छोटी सी बात रहेगी, वो ये कि ना, ये फॉर एग्जाम्पल पेरेंट पेरेंट ने एक सब्सिडरी को एक्वायर किया हुआ, और सब्सिडरी ने आगे ना अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस को एक्वायर किया। ठीक है, तो सब्सिडरी ने अगर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस को एक्वायर किया होगा तो उसने अपने पास ये एंट्री की होगी अपनी सेपरेट बुक्स के अंदर ठीक। कि मैंने नेट एसेट्स खरीदे हैं, गुडविल खरीदी और कैश खरीदी है। ठीक है, फिर हम, लेकिन पेरेंट, अब ये सब्सिडरी के लिए परचेज गुडविल है। ठीक है, इस सब्सिडरी ने वो गुडविल परचेज कर लिया, इसलिए वो अपनी सेपरेट बुक्स में अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के केस में उसको रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन जब पेरेंट कंसोलिडेशन कर रहा होगा तो ये जो गुडविल है इसकी सेपरेट फेयर वैल्यू अवेलेबल होगी? ठीक। नहीं होगी सेपरेट फेयर वैल्यू। हमें कैसे पता लगेगा कि बाहर कितने की बिक रही है गुडविल? गुडविल की कोई एक्टिव मार्केट होती मार्केट में बिजनेस के है? रेट लगते ही है। हम्म, मार्केट में बिजनेसेस के रेट लगते बिजनेस, ही हैं। पूरे बिजनेस का रेट लगता है। बिजनेस के अंदर सारे एसेट्स आते हैं, सारे लाइबिलिटीज आती हैं, उसकी इक्विटी आती है। स्पेशली सिर्फ गुडविल की, गुडविल कितने में बिक रही है उनकी, उनका नाम कितने में बिक रहा है, इसका रेट लगता है। अगर हमें पता लगता है कि गुडविल इतने की है तो फिर हम उसको अपने पास इंटरनली रिकॉर्ड ना कर लेते। ठीक हो ऐसे गया। समझो ना, एक पूरा बिजनेस था जे डॉट, जब उन्होंने पहली बार शुरू किया था जे डॉट का काम, उन्होंने एसेट लाइबिलिटीज एक्सपेंस ये सब कुछ करते गए 10 साल बाद उनका जे डॉट का नाम बन गया। अब किसी ने भी जे डॉट खरीदना होगा ना, तो जे डॉट को सारे एसेट्स की बुक वैल्यू आ रही होगी 100, उसके पास 100 रुपए के एसेट्स पड़े हैं। अगर ये एसेट 100 रुपए के बाहर मार्केट में जाके बेचे तो 150 के बिकेंगे। लेकिन सिर्फ जे डॉट के नाम की वजह से कुछ लोग ये एसेट 180 रुपए के या 200 रुपए की भी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम इसको कहते थे फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। हम्म। और हमारी गुडविल कैसे निकलती थी? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स और फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस का डिफरेंस 80 रुपए या 100 रुपए गुडविल ये होती थी। सही हो गया। तो गुडविल इसीलिए तो किताबों में नजर नहीं आती, क्योंकि पता ही नहीं होता कि भाई कितने पैसे लगाए जे डॉट ने अपना नाम बनाने के लिए। हाँ, जब आप बिजनेस बेच रहे होते हो फिर आपको पता लग जाता है कि अब नाम पे हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर इसलिए वो कंसोलिडेटेड बुक्स में आ रहा होता है। अब जब हम्म। सबसे एक्वायर किया तो उसने एक्वायर करके नाम पे तो इतने दे दिए पैसे गुडविल के बाद में। ठीक है, लेकिन आप पेरेंट के एंगल से सोचो, हमने ऊपर रूल बनाया था कि ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो मार्केट के अंदर, ठीक है, और उसकी लाइफ भी ना पता हो, तो हम उसको क्या करते हैं कि वो सेपरेटली ट्रेडेबल ना हो, ऐसा इंटेंजिबल और ऑन बुक्स आ रहा हो। किताबों में गुडविल नजर आ रही है ना सब्सिडरी की, जी सर। और उसकी सेपरेटली फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको एक्विजिशन रिपोर्टिंग डेट पे क्या कर देते हैं, एलिमिनेट। तो बस सही। ये चीजें याद रख लेना अगर तो याद रह जाए। तो मैंने पहले बताया था कि कॉन्सेप्ट थोड़ा अपर लेवल कॉन्सेप्ट है, समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, सवाल इस पे करवा दूंगा, क्या पता फिर थोड़ी अच्छी ज्यादा समझ आ जाए। हम्म। तो गुडविल की सेपरेट फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट। एलिमिनेट कर देंगे इसको एक्विजिशन डेट के ऊपर। अब मैं यहाँ पे अगर आपको टोटल गुडविल का फार्मूला लिख के बताऊँ ना, वैसे समझने के लिए, तो टोटल गुडविल होती है पेरेंट एक्वायर्ड गुडविल ऑफ सब्सिडरी
पेरेंट ने प्लस जो हमने सब्सिडी पेरेंट ने एक्वायर किया सब्सिडरी को, उसकी वजह से जो गुडविल की मद में पैसे दिए हमने वो, या फिर ये रहने दो, ये आप ये फिर ना काम खराब हो जाएगा, छोड़ो। बस यहाँ तक समझ आ गया आपको? जी सर। ज्यादा बात आगे चली जाएगी। बस इतना ही आपके स्कोप के अंदर है, ठीक है। आपके स्कोप में ना सब कुछ, ये नीचे वाला हिस्सा अगर आपको ना भी समझ आए ना तो ना समझना, ये जो 4 रूल्स लिखे हुए हैं ना, ये आपने याद रखना है, ये आपके स्कोप में टोटल ये वाले, ठीक है। बस आपके पास प्लेट में रख के आएगा कि सब्सिडरी की बुक्स में है पड़ा है, उसकी सेपरेट फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू नहीं है, या बुक्स में है नहीं और फेयर वैल्यू है, लाइफ नहीं है और फेयर वैल्यू भी नहीं है। ये 4 केसेस आएंगे, आपने देख लेना कौन सा है और जो ट्रीटमेंट लिखी हुई है वो कर देंगे। सवाल करवा दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रीटमेंट होनी कैसे। ठीक है सर। लास्ट चीज इसके ऊपर और इसके बाद ना हमारी खत्म होती है डिस्कशन और क्लास भी, वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा ये गौर से समझ लेना, देखो अब मैंने एक बात पिछले दिनों में की थी कि ये वो पैसे हैं जो ठीक है। सब्सिडरी हमने बजाते खुद लेने हैं, मैंने एक लाइन लिखवाई थी ऐसी थी आपको। ठीक सर। सर ये नेक्स्ट टॉपिक है। जी जी, नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है बैलेंस शीट के एतबार से। तो ये दोबारा से रिकॉर्ड कर लेना। क्या कर रहे हैं? दोबारा से रिकॉर्ड कर लेना। नहीं नहीं, इसको इसी में रहने दो बीच में। ठीक है। अच्छा, अब ये कंसिडरेशन क्या होती है जी? वो इन्वेस्टमेंट की जो फिगर हमारी किताबों में नजर आ रही होती थी ना कि हमने सब्सिडरी को इतने का खरीदा था, और फिर हम गुडविल में लिखते होते थे कि सब हमने कंसिडरेशन इतनी पे की थी सब्सिडरी को खरीदते वक्त। तो अब सवालों में ना वो कंसिडरेशन मिसिंग हुआ करेगी और वो निकला करेगी ऐसे, इस फार्मूले से, ठीक है। तो एक बात याद रखना यहाँ पे ना, वो क्या है, कंसिडरेशन इज पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी नॉट टू द सब्सिडरी। हम कहते थे सर जो सब्सिडरी और पेरेंट के आपस के पेएबल रिसीवेबल्स हैं वो हम कैंसिल कर देते हैं। सब्सिडरी ने या जो पेरेंट है उसने आपस में जो पेएबल और रिसीवेबल है ना, उसको हमने कंसोलिडेटेड बुक्स में क्या कर देना, कैंसिल कर देना। यही बात बोलता था ना मैं। जी सर। अब ना जरा गौर से सुना, लफ्जों का सिर्फ लफ्जों की गेम है। ये पेरेंट है, पेरेंट को किसने एक्वायर किया होगा? जो पेरेंट के क्या होंगे, शेयर होल्डर, जी। ठीक है। ये सब्सिडरी है, सब्सिडरी को किसने एक्वायर किया होगा? पेरेंट। पेरेंट से पहले तो किसी ने एक्वायर किया होगा। जी सर। किसने? उसके शेयर होल्डर्स होंगे सेपरेट। उसके शेयर होल्डर। इसको एक्वायर किया होगा शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी ने, ठीक है। अब हमने जब सब्सिडरी खरीदनी होगी, हम सब्सिडरी से सब्सिडरी को खरीदेंगे कि शेयर होल्डर और सब्सिडरी से खरीदेंगे सब्सिडरी? शेयर होल्डर्स। हाँ बिल्कुल। ये सब्सिडरी तो एक आर्टिफिशियल बंदा नहीं है, आर्टिफिशियल बंदा है, ठीक है। बेशक उसके पास सारे राइट्स हैं, हम आर्टिफिशियल क्या कहते होते थे इसको, कंपनी के चैप्टर में हम पढ़ते होते थे ना कि एक कंपनी की आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस होती है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड मेरे मुंह से निकल गया। तो याद रखो, देखो हम कहते थे जो पेरेंट का आपस का लेन देन है ना, पेरेंट और सब्सिडरी का, उसको हम कैंसिल कर देते थे। पेएबल रिसीवेबल को हम क्या करते थे, पेएबल डेबिट करके और रिसीवेबल क्रेडिट करके हम खत्म कर देते थे। लेकिन अब हम जो लेन देन पढ़ने लगे हैं ना, वो शेयर होल्डर ऑफ पेरेंट का किसके साथ है? सब्सिडरी के साथ, सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स के साथ। सब्सिडरी अब हम सब्सिडरी के अब शेयर होल्डर कौन बन गया? देखो हमने सब्सिडरी को खरीद लिया, अब सब्सिडरी के शेयर होल्डर बन गए ये भी हम। इसकी शेयर होल्डर कौन है? हम। अब ये बंदे अलग हो गए सब्सिडरी के शेयर होल्डर, जी सर। ठीक है। अब हमारा अगर इनसे कोई लेना देना है तो उसको तो हम नहीं काटेंगे ना किताबों में, क्योंकि सब्सिडरी के शेयर होल्डर हम, पेरेंट के शेयर होल्डर हम।
अगर सब्सिडरी और पेरेंट आपस में एक दूसरे को कोई सेल परचेज करते हैं, मैं सब्सिडरी और पेरेंट कह रहा हूँ, ठीक है, जी आपस में लेन देन करते हैं, तो ऐसे ही है जैसे हम आप खुद अपने साथ लेन देन कर रहे हैं। तो जो आपस के लेन देन है उसको तो हम काट देते थे इंट्रा ग्रुप पेबल रिसीवर के नाम से, याद है ना। लेकिन वो सवाल में घुमा के पता क्या कहता है कि शेयर होल्डर्स ऑफ सब्सिडरी है, तो हम बच्चे समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब हो रहा है कि भाई सब्सिडरी से लेन देन किया। भाई जो सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स थे वो तो सब्सिडरी को आपको बेच के चले गए हैं। ये समझ लो कि ओल्ड सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब तो सही शेयर होल्डर असल में आप हो ना, अब तो शेयर होल्डर जी कौन है, आप। अब हम जो पढ़ने लगे ना आपस, ये जो कंसिडरेशन, बस ये पढ़ने लगे हैं कि भाई वो जो इन्वेस्टमेंट हमें प्लेट में सजा के देते थे ना पहले वो लोग, वो इन्वेस्टमेंट हमें ना निकालनी पड़ सकती है। अब वो कैसे निकालनी पड़ सकती है, आप देखो ऐसे, इसके डिफरेंट केसेस हैं, बस वो केस आपने याद कर लेने, आपको पता लग जाएगा। अब पहले सिनेरियो समझ लो क्या होने लगा। सिनेरियो ये होने लगा, ये पेरेंट है, चलो भाई दे दो, ये पेरेंट के शेयर होल्डर्स हैं। कौन है पेरेंट के शेयर होल्डर्स, और ये पेरेंट कंपनी खुद अलग साइड पे पड़ी। चीजों को गौर से समझना, देखो ये सब्सिडरी कंपनी अलग से साइड पे पड़ी है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना सब्सिडरी, ये सब्सिडरी के शेयर होल्डर बैठे हैं, इनको यहाँ बना लो। ठीक है, ये सब्सिडरी के शेयर होल्डर बैठे हैं, समझ लो ये दो बंदे हैं सब्सिडरी के शेयर होल्डर। तो जब पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदना होगा तो वो सब्सिडरी के पास नहीं जाएगा, वो सब्सिडरी के शेयर होल्डर के पास जाएगा। ठीक है ठीक है, जाके कहेगा भाई आपने अपनी सब्सिडरी बेचनी है, वो कहेंगे जी सर हमने बेचनी है अपनी सब्सिडरी, ठीक है। तो उसने इनसे जाके बात की, सर आपने अपनी सब्सिडरी बेचनी है, उसने कहा जी बेचनी है। तो उसने कहा चलो यार खरीद लेते हैं हम, कितने की बेचोगे। उन्होंने कहा सर 5 मिलियन की बेचनी है हमने अपनी सब्सिडरी। उन्होंने पता है, उन्होंने खुद अंदाजा लगा लिया था कि 4 लाख के हमारे बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हमारी 4 लाख है, हमारी जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है वो 4.5 लाख हो गया, और हमने 50,000 रुपया ना उसके मद में लेना है, गुडविल की मद में इनसे, कि हमारा नाम है भाई, मार्केट में हमारा नाम है, नाम के मद में हमने इनसे कितना ले लिया, 50 रुपए। तो फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आ गई, हाँ हाँ, जी ठीक है। तो ये 5 मिलियन ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। ठीक है मैंने कहा सर मैंने 5 मिलियन लेना है, उन्होंने कहा सर आप कैसे पेमेंट करोगे। उन्होंने कहा सर हम पैसे दे के जाएंगे, कैश पेमेंट करेंगे, कैश कंसिडरेशन दे दी हमने, ठीक है। जब आप सब्सिडी को खरीदने जाओ किसी सब्सिडी के शेयर होल्डर से, तो पहला मेथड ये है कि आप पेमेंट क्या कर दो, कैश में, बहुत अमीर हो आप कहोगे सर आपने ₹5 मिलियन, 5 लाख सॉरी 5 लाख आपने देके सब्सिडी को खरीद लिया, तो आप अपने पास क्या एंट्री करोगे, शाबाश बता दो। इन्वेस्टमेंट हाँ शाबाश, डेबिट कैश क्रेडिट हाँ यही तो हम इन्वेस्टमेंट ही तो निकाल रहे थे हम। तो हमें यहाँ से पता लग जाएगी इन्वेस्टमेंट की फिगर जो हमने कंसिडरेशन के तौर पे लेनी है, इन्वेस्टमेंट या कंसिडरेशन एक ही मतलब है, ठीक है। जी तो ये आ जाएगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से, 5 लाख 1 लाख से, और कैश क्रेडिट कितने से। 5 लाख अब हम थोड़े से गरीब हैं, हमने कहा सर हम पता क्या करते हैं, हमने सब्सिडी तो आपसे खरीदनी है, ठीक है, लेकिन हम पता है क्या करेंगे, हम अपने शेयर्स दे देंगे नहीं नहीं आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे ना, हम ठीक डेफर्ड कंसिडरेशन देंगे आपको, कुछ पैसे अभी दे देते हैं, कुछ पैसे डेफर्ड करके दे देते हैं, मतलब कुछ पैसे बाद में दे देंगे, डेफर्ड कंसिडरेशन। मतलब उसने कहा सर मुझे समझ नहीं आई, हमने कहा फॉर एग्जांपल जो सब्सिडरी है ना, नेक्स्ट ईयर हाँ अब मैं दूसरी एग्जांपल में ना एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ। ओके सब्सिडरी को हमने एक्वायर किया है 200 रुपए का, तो हमने पता है क्या कहा उसको, हमने कहा कि भाई हम जो आज है ना, पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा सही तरीके से, चलो आज ही आप हमसे पता है क्या करो, पैसे ले लो 100 रुपए, और आज की जो डेट है वो 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को हम खरीद रहे हैं सब्सिडरी को। और ऐसा करना कि आप ना 1 साल बाद ना हमसे 31 दिसंबर 2021 पे ना
पैसे ले लेना 100 रुपया, 100 रुपये यहाँ ले लेना, ठीक है। तो सर आज हमने ये एग्रीमेंट कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है कोई मसले वाली बात नहीं सर, आप पे हमें एतबार है, आप बड़े काबिल एतबार बन गए, तो आप दे देना। तो जो हम फ्यूचर में पेमेंट करते थे, हम उसका क्या ट्रीटमेंट करते होते थे? प्रेजेंट वैल्यू पे लाते थे। हाँ, हम कहते थे कि आज हमने जो दिया ना कैश टुडे, वो दिया हमने 100 रुपया प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। भाई जो आपने फ्यूचर में पैसे देने हैं 100 रुपया, अगर मैं उसको ऐसे निकालूं कि 100 रुपया, समझ लो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपके पास दिया गया 10%, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 प्लस 10% रेज टू पावर -1, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कितनी? 90.9। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं आज ही सारे पैसे दे देता ना, तो आज मुझे देने पड़ते, अगर मैं आज ही सारे पैसे दे देता, हमारा स्टैंडर्ड ये कहता था ना कि अगर आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो सूद के एलिमेंट को पार्क करो, तो सूद के एलिमेंट को हमने पार्क कर दिया कि आज 100 दिया आपने, और आज ही अगर आप ये 100 आज दे देते जो आपने 1 साल बाद देना, तो आपको 90.9 देने पड़ते, ठीक है। तो आज ही अगर मैं खड़े होकर 1 जनवरी 21 पे पेमेंट कर देता, तो मुझे 190.9 देने पड़ते सिर्फ। तो बाकी असल में दे तो मैं 200 रहा हूँ ना, आज ही दे देता तो 190.9 देने पड़ते, तो बाकी मैं सूद की मद में दे रहा हूँ। ठीक है। हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है ये सारा टेबल शेबल हर चीज। तो हम अपने पास क्या करेंगे आज, पेरेंट अपनी किताबों में क्या करेगा, आगे एंट्री करेगा खुद। पेरेंट डेबिट। आएगा, तो पेरेंट की सेपरेट बुक्स है ना, क्योंकि आपको पता है सेपरेट बुक में हम इन्वेस्टमेंट की एंट्री करते हैं, जी। ठीक है। पेरेंट अपनी किताबों में एंट्री क्या करेगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट डेबिट की इस फिगर से, ऐसे ही करते थे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, ये सारी बातें हमने बड़ी बार की हुई है। जी सर। 190.5, और हमारे पास से कैश कितना गया? सिर्फ 100 रुपया। 100 रुपया गया ना आज 1 जनवरी पे खड़े होके, ये 1 जनवरी 2021 पे हम ये एंट्री कर रहे हैं, जी सर। ठीक है। और हमने अपने पास पेएबल बुक कर लिया। अब ये पेएबल टू सब्सिडरी है? नहीं, पेएबल टू शेयर होल्डर ऑफ सब्सिडरी है। किसको? इसलिए ये पेएबल रिसीवेबल आपस में हमारा कैंसिल नहीं होगा। ठीक है सर। 90.9 हमने पेएबल करना है सर, 90.9 तो नहीं पे करना, हमने तो 100 रुपये पे करना है। हाँ जी, बाकी हम इंटरेस्ट भी तो बुक करेंगे, 1 साल गुजर जाएगा, 31 दिसंबर 2021 आएगा, तो हम इस पेएबल को आहिस्ता से बढ़ाते थे। हम क्या करते थे, हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री करते थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ये हमारा पेएबल किताबों में नजर आ रहा है 90.9 का, इसको मल्टीप्लाई करो इंटरेस्ट के रेट से 10% से, तो पेएबल को बढ़ा दो 10 से, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, पेएबल क्रेडिट हो गया, पेएबल बढ़ रहा है किताबों में कितने से? 9.1 से। तो पेएबल किताबों में 90.9 का आ रहा था, फिर 9.1 से मजीद बढ़ा, तो पेएबल खुद ब खुद पहुंच गया 100 पे, और ऑटोमेटिक हमने सूद भी बुक कर लिया कितने का? 9.1 का। अब 31 दिसंबर 2021 को हम क्या करेंगे कि भाई हमने उनसे वादा किया था हम पेबल को डेबिट करेंगे किताबों में। पेबल कितने से नजर आ रहा है किताबों में? 100 रुपए का। अच्छा। पेबल पहुंच गया ना खुद ब खुद 100 पे। जी सर। पेबल किताबों में खत्म करके और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये पेबल कौन सा था? जो पेबल टू शेयर होल्डर ऑफ सब्सिडरी, तो ये दूसरा तरीका था सब्सिडरी को एक्वायर करने का। अब हमारी अगर हमें जो इन्वेस्टमेंट की फिगर चाहिए थी वो कितनी आएगी हमारे इस केस के अंदर? 190। ठीक हो गया। ठीक है सर। ये एंट्री एक्सपेंस वाली याद रखनी है, ये हमारी पीएनएल में काम आएगी। ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया, तीसरा तरीका पढ़ लेते हैं जल्दी से। बस आज 3 तरीके पढ़ लेते हैं ताकि ना आपको थोड़ा हजम भी हो जाए, ठीक है। इसकी ठीक है। प्रैक्टिस करके ना आप बाकी जो 2 तरीके रह जाएंगे ना, वो वैसे भी एडवांस है। क्या हमने पता क्या किया, हमने कहा यार हमारे शेयर ले लो आप, पैसे नहीं है ना, हम अगले साल में कहीं जाके पैसे दे सकते हैं, लेकिन सब्सिडरी हमने खरीदनी है, आप पता क्या करो, हमसे पैसे ले लो।
तो इसमें क्या होगा कि हमने यकम जनवरी को एग्जांपल बना लेते हैं। यकम जनवरी 2021 को ना हमने 75% शेयर एक्वायर किए किस चीज के, ये ना कल गैर महसूस तरीके से मैंने आपको करवा दिया था, ये वाली, ये जो आज करवाने लगा। हमने सब्सिडरी के एक्वायर कर लिए। उस टाइम सब्सिडरी का जो शेयर कैपिटल है ना, ₹10 का एक शेयर था उसका, ये फेस वैल्यू मैंने दे दी, और उसका 9 लाख का ना शेयर कैपिटल था। हम्म। जब हम उनसे कहा, हमने कहा कि आप ना सब्सिडरी के ना, उसको हमने ये ऑफर दी, उसने कहा, हमने कहा शेयर एक्सचेंज कर लो हमारे साथ, हम आपको 2 शेयर देंगे, आप हमें सब्सिडरी के 5 शेयर दो, 2 इन पेरेंट फॉर 5 इन सब्सिडरी। के सब्सिडरी के हर 5 शेयर के बदले हम क्या करेंगे, आपको पेरेंट के कंपनी के 2 शेयर दे देंगे, ठीक है। जी सर। अब हमारे पास सवाल में डाटा दिया हो गया होगा ना, फेयर वैल्यू, शेयर की कीमत, तो जो पेरेंट कंपनी है उसकी शेयर की कीमत वो है ₹40 पर शेयर, और जो सब्सिडरी है उसके शेयर की कीमत ₹14 पर शेयर। देखो हम पेरेंट हैं, अगर वो हमें बेच रहे हैं ना सब्सिडरी, तो देखो हमारे शेयर की मार्केट में वैल्यू है, इसलिए तो हमें बेच रहे हैं। तो ये नहीं कहना सर वो पागल है हमसे, एक तो हमसे शेयर भी ले रहे हैं 2, अपने 5 शेयर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो, हमारे 2 शेयर ₹40 के हैं, उनका एक शेयर सिर्फ ₹14 का है। हमारा सॉरी, एक शेयर ₹40 का है, उनका एक शेयर कितना है, 14 का है। तो अगर सब्सिडरी के 5 शेयर हमें मिले, 5 को 14 से जरब दो और हम उसको 2 दें, तो हम उसको ₹80 दे रहे हैं तकरीबन अपने, हमारे शेयर की वर्थ ज्यादा नहीं बन रही उससे। जी सर। तो ऐसा सा मतलब ऐसी सी सोचें आती हैं कि सर वो पागल तो नहीं है। तो ये जो सारी फेयर वैल्यू दी हुई है, 1 जनवरी 2021 को दी हुई है, जिस दिन आप ये सौदा कर रहे हो, खड़े होकर समझ लो लेन देन कर रहे हो। तो अब हमने पता क्या करना है, ये स्टेप याद रखना है, वो स्टेप याद रख लेना, पहले भी मैंने स्टेप याद करवाए हैं आपको काफी बार। हम्म। तो हम ये लिख देते हैं कि पेरेंट ने कितने % शेयर एक्वायर, पेरेंट एक्वायर्ड शेयर, पेरेंट ने कितने शेयर एक्वायर की। तो हमने कहा पहले तो शेयर निकालो ना, तो शेयर कैसे निकलेंगे कि शेयर कैपिटल दिया हुआ है 9 लाख, 9 लाख को 10 पे। फेस वैल्यू से डिवाइड करो इसको 10 से। तो शेयर निकालने का तरीका याद कर लो अभी, के शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू पे डिवाइड कर दोगे ना, सब आपके पास आ जाएगा। एक और भी तरीका है इसका, लेकिन वो सवाल आएगा तो फिर बता दूंगा उसमें। 90,000। तो ये आगे 90,000 शेयर, लेकिन हमने 90,000 शेयर्स नहीं एक्वायर किए, हमने क्या एक्वायर किए, 75%। तो हमने कितने एक्वायर किए शेयर, 67,500 शेयर एक्वायर किए। अब हमने 67,500 शेयर एक्वायर किए, तो पेरेंट क्या करेगा, पेरेंट विल गिव, पेरेंट जो अपने शेयर देगा, और वो कितने देगा, ये फैक्टर याद रखना कि पेरेंट के शेयर को ऊपर रखो, सब्सिडरी के नीचे रखो, और ये जो शेयर निकले ना इसे मल्टीप्लाई करवा दो, हम्म। ठीक है। या अकल लगानी है तो अकल यूज कर लेना, वो पता है कैसे, वो ठीक है। ऐसे कि पेरेंट 2 शेयर देगा हर 5 के बदले में। पहले ये देख लो आपने कितने 5 खरीदे हैं, 67,500 शेयर खरीदे हैं, इस 67,500 में कितने 5 है, इसको डिवाइड करोगे तो कितने 5 निकल आएगा। फिर हर 5 के बदले में आपको कितने देने पड़ेंगे, 2, तो 2 से जरब दे देना। तो या अगर ऐसे ना याद रहे, बात तो वही है। हाँ बात तो वही है, अकल यूज करोगे तो, ठीक है। बाद टाइम ये चीज नहीं समझ आ रही होती, ऐसे कम्प्लेक्स करके लिखता है वो, कि समझ नहीं आती पेरेंट कितने दे रहा है क्या हो रहा है। तो जरा चीजों को देख लेना ना। उसने कहा 5 के बदले 2 देंगे, तो 67,500 में कितने 5 हैं पहले ये निकाल लो, फिर उसके बदले कितने 2 दे रहे हैं। ठीक है। ये जब ईपीएस पढ़ोगे ना आप, तो वहां पे बड़ी काम आएगी ये बात।
वो क्या है? अर्निंग पर शेयर। ओ हाँ। तो बकायदा आपके पास डाइल्यूटेड ईपीएस और ये सारी चीजें हैं वहां पे। तो ये आ जाएगा कि भाई पेरेंट को अपने 27,000 शेयर देने पड़ेंगे। तो यहाँ लिख लेने का इसका जो फैक्टर है ना, वो फैक्टर होता है हमेशा पी ओवर एस। ठीक है, पी ओवर एस इंटू शेयर कर दो। तो ये बार बार भूल जाते हो आप, पिछली बार आपको याद होगा कि आप भूल जाते थे इसको और मुझे वहां पे चीख चीख के बताना पड़ता था। पी सर ओवर वो एस इंटू शेयर्स। तो अब जितनी गहराइयों में जाके मैंने कंसोलिडेशन पढ़ाई है, मेरा नहीं ख्याल भूल जाना चाहिए। ये सारा हम क्या कर रहे हैं भाई, याद रखना, ये हम वो इन्वेस्टमेंट की फिगर निकाल रहे ठीक हैं। है। अब हम क्या करेंगे, इसके पेरेंट भाई, अब हमारे पास शेयर आ गए कि हमने अपने 27,000 शेयर दिए हैं। तो हम अपने पास सिंपली क्या एंट्री कर देंगे कि हमने अपने 27,000 शेयर दिए हैं और एक शेयर की कीमत थी 40 रुपए। तो यानी कि हमने ना उसको ₹1080000 दे के और सब्सिडरी को खरीदा। तो ये वो इन्वेस्टमेंट की फिगर है। ठीक है। और इसकी एंट्री कैसे होगी कि हम अपने पास इन्वेस्टमेंट डेबिट करेंगे कि भाई हमने अपने 27, ये सारी गेम इसलिए की है कि हमें पता लगे हमने अपने कितने कितने शेयर दिए हैं। और उस वक्त जिस दिन हमने अपना शेयर दिया उस वक्त शेयर की कीमत कितनी थी, 40 रुपए। तो हमने इसका मतलब ये जो 1080000 दे के 10,80,000 दे के सब्सिडरी खरीदी है। तो सब्सिडरी हमें कितने में पड़ी है भाई, जितने तुमने शेयर दिए और उस दिन शेयर की कीमत जो चल रही थी उनको मल्टीप्लाई करके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें सब्सिडरी कितने में पड़ी। हम्म। अगर आपको कोई कहे कि सर मैंने ये मोबाइल खरीदा लेकिन मैंने अपनी वॉशिंग मशीन दे के मोबाइल ले लिया, और मैं आपसे पूछूं आपको मोबाइल कितने में पड़ा, आप कहोगे सर वॉशिंग मशीन जितने की बिकी होगी मोबाइल उतने का ही पड़ा। ठीक है। तो हमारे शेयर जितने के बिके होंगे हमें समझ लो सब्सिडी इतने की पड़ी है। तो शेयर और शेयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा जवाब। अब हम अपने पास इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे कि भाई 1080000 प्लस सब्सिडरी जो हमारा पेरेंट है उसने शेयर कैपिटल इशू किया होगा, अपने नए 27,000 शेयर इशू किए हैं। तो 27,000 शेयर इशू किए हैं। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट करते हैं हमेशा। फेस वैल्यू कितनी दी हुई थी 10, तो ये आ जाएगा 2,70,000। बाकी क्या आ जाएगा हमारा शेयर प्रीमियम। ये 27,000 हमारे 30 का प्रीमियम मिला। और ये पेरेंट अपनी सेपरेट बुक्स में कर रहा है ये सब कुछ, क्योंकि हम्म। इन्वेस्टमेंट कहाँ नजर आ रही होती है, सेपरेट बुक्स में। अगर आपको कहना है एक्विजिशन डेट पे आपने ये सब कुछ किया है और पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं की थी, पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड ही नहीं की थी, अभी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करने वाली रहती है, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट भी डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल भी, शेयर प्रीमियम भी उसकी किताबों में करोगे। वरना आपने समझना है कि ये हुआ हुआ है, ये भी हुआ हुआ है। ठीक है। बस आपसे वो इन्वेस्टमेंट की फिगर निकलवाएगा। कहने का मकसद ये था घुमा फिरा के। तो बस यहाँ तक आज हमारी क्लास है। शेयर कैपिटल में भी उसको ऐड करना पड़ेगा। जी, शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल चला जाएगा, शेयर प्रीमियम में शेयर प्रीमियम चला जाएगा। कंसोलिडेटेड बुक्स में। जी कंसोलिडेट। अगर उसने कहा कि ये वाली एंट्री इन्वेस्टमेंट वाली पेरेंट ने नहीं की हुई, ये नहीं की हुई, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो करोगे। सवाल आपके चीख चीख के बोलेगा। ठीक है सर। तो कल हम इसके जो लास्ट रह गए हैं ना कंसिडरेशन, 3 रह गए हैं तकरीबन, 3 से 4, 3-4 तरीके और हैं कि जिससे हम सब्सिडी को एक्वायर कर सकते हैं। आज पहला तरीका पढ़ा कि पैसे दे दो डायरेक्ट, इनको हजम करके आना अच्छे तरीके से, 4-4 बार लिखनी है इंटरेस्ट, डायरेक्ट पैसे दे दो उनको, पहला तरीका। पैसे हम्म। नहीं देने तो दूसरा तरीका ये था कि अभी पैसे दे दो और कुछ पैसे बाद में दे देना, डेफर्ड कंसिडरेशन। तो जो आज अभी दी बाद में देने हैं, जो अभी दिए हैं उनको भी ले लो, और जो बाद में देने उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आज इन्वेस्टमेंट को डेबिट करो, कैश टुडे प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर, और बाकी को आप इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे बुक करो और पेबल को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ। ये काम आपने पहले काफी बार किया। जी सर। और अगर आपने पेरेंट ने अपने शेयर दे दिए तो शेयर का तरीका पहले ये देख लो कि पेरेंट ने कितने शेयर दिए अपने। तो भाई पहले ये तो निकालो कि पेरेंट ने एक्वायर कितने किए हैं, क्योंकि उसने एक्वायर किए होंगे तो फिर उसके बदले में अपने दिए होंगे ना शेयर एक्सचेंज, इसको शेयर एक्सचेंज भी कहते हैं। ठीक है। कि पेरेंट शेयर एक्सचेंज के थ्रू आपने सब्सिडरी को एक्वायर किया, यानी अपने दिए शेयर उनके लिए ऐसे। तो ये तीनों जो मैंने किए हैं ना, ये एग्जांपल आपने करनी है।
बस यही तक है आज का हमारा लेक्चर। कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। नो सर।